क्योंकि अपनी तारीफ खुद जरूर करना चाहिए। अब मैं बात करता हूं, तुम लोग जब बहुत छोटे छोटे से बेबी थे, 6 महीने के, इमेजिन करो, याद करो, तुम लोगों को याद नहीं है, फोटोज देखी होंगी शायद, तो गब्दू गब्दू मोटू मोटू से क्यूट क्यूट जब तुम्हारे गाल खींचे जाते थे और तुम दूसरों को देखकर हंसते थे, तब भी जब कोई दूसरा 6 महीने का बच्चा रोता दिखता था ना, तो आप पता सुबुकने लगते थे। मेरे क्लिनिक में या मेरे चैम्बर में जब इस तरह से बच्चे आते हैं कि कोई एक 6 महीने का बच्चा रो रहा है और उसी समय कोई दूसरा 6 महीने के बच्चे को वो साउंड आ रहा है, तो वो भी सुबुकना शुरू कर देता, ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स में इवोल्यूशनरी एक चीज़ हार्डवायर्ड है, वो है एम्पैथी। एम्पैथी जो है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं देखी जाती, बट इवोल्यूशनरी अन्य स्पीशीज लाइक चींटियों में देखी गई है, अमीबा में देखी गई है एम्पैथी। एंड दूसरा अल्ट्रिज्म, जो परोपकार है। ठीक है, तो ये हमारे में हार्डवायर है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ एम्पैथी के बारे में? क्योंकि आज मुझे जो विषय दिया गया है वो है कल्चरल कॉम्पिटेंसी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। तो ये शुरू करने के पहले मैं आपको एक छोटी सी अपनी लाइफ की स्टोरी भी नहीं है, मतलब एक इंसिडेंस बताता हूँ। मेरे एक सीनियर आए थे पीडियाट्रिक्स में ज्वाइन करने। उन्होंने मुझे बताया कि वो सेकंड अटेम्प्ट में आए पीडियाट्रिक्स में ज्वाइन करने। उनका जो पहला अटेम्प्ट था वो किसी और राज्य में उन्होंने ज्वाइन किया था, और वहाँ पर उनके साथ इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। वो यहाँ भी किसी और जगह से आए थे, किसी और राज्य से आए थे। वहाँ इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि उनको वो सीट रिज़ाइन करनी पड़ी, और फिर से उन्होंने प्रिपरेशन की, पीपीजी की, एंड दूसरी बार में जबलपुर पीडियाट्रिक्स लिया। कई सालों पहले की बात है, लगभग 2004 की बात होगी, 20 साल हो गए होंगे। तो ये कौन कर रहा था? ये कर रहे थे हम डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लोग, जो कि अक्सर ये रोना रोते हैं कि दूसरे लोग हमें नहीं समझते या दूसरे लोग हमसे एंटागोनिज्म रखते हैं। ठीक है, ये वो लोग कर रहे थे। दूसरा कौन कर रहा था? ये हमारे देश के लोग कर रहे थे, जो कि हम एक डाइवर्स नेशन, विविधतापूर्ण देश के एक अहम हिस्से हैं, चाहे हम किसी भी राज्य, भाषा, जाति या रिलीजन से आते हों। सही है? तो ये उनके साथ ऐसा हो रहा था। ठीक है, तो ये इंसिडेंसेस अभी भी हमारी अज्ञानता से होते हैं। क्यों होते हैं उस पर भी मैं आऊँगा। तो इसका भी एक्चुअली एक इवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन है। मैंने पहला बताया आपको, क्या था पहला? फर्स्ट इवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन जिस पर बात हुई क्या थी कोरस में? एम्पैथी। वंडरफुल, सब लोग पार्टिसिपेट करना जब भी पूछूं। ठीक है, एक बार फिर से कोरस में बोलो। ये जो एम्पैथी शब्द है, ये आपको हमेशा हमेशा आपके डॉक्टर करियर में काम आएगा। ठीक है, इसके बिना कोई भी डॉक्टर अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, और जो अच्छा डॉक्टर आज नहीं बन सकता, वो सफल डॉक्टर बनने की प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत कम होती जाएगी। वो पुराना ज़माना गया जब आप अच्छे नहीं होते थे तब भी सफल हो जाते थे, अब बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए। तो एम्पैथी को अपने अंदर संभालो। अभी एनाटमी, फिजियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी सब संभालने में बहुत टाइम लगेगा, है ना? लेकिन एम्पैथी आप राइट नाउ सेंसिटाइज हो सकते हो आपके भीतर, और जैसे मैंने बताया 6 मंथ्स की एज से, बट जस्ट सेंसिटाइज होने की जरूरत है। तो दूसरा इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल जो है वो है ग्रुपिज्म। हम सामूहिक जीव जितने भी होते हैं, छोटे छोटे समूह बनाने के लिए हार्डवायर है। ठीक है, और जब भी हम छोटा समूह बनाते हैं तो हमारे भीतर एक असुरक्षा की भावना से वो छोटा समूह बनता है, और वो समूह अपने आप में एक असुरक्षा की भावना लिया होता है, इनसिक्योर होता है। और इनसिक्योरिटी का बाय प्रोडक्ट होता है आधिपत्य की कोशिश। टेक ओवर करना चाहता है दूसरे समूह को, या सरेंडर करवाना चाहता है। ये इनवेरिएबल है हमारे भीतर के हार्डवायर में, ये बेहद प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट है। दैट्स वाई यदि ये रिलीजन, वो रेस, ये रेस नहीं होता, तो हॉस्टलर, फर्स्ट हॉस्टलर, सेकंड हॉस्टलर, थर्ड हॉस्टलर हो जाता है, डे स्कॉलर वर्सेस हॉस्टलर हो जाता है, जो कि आपने बचपन में कभी नहीं सुना था, यहीं आकर सुनते हो। ये इस प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट का नतीजा है। समझे? तो समूह बनाने की हमारे में भीतर टेंडेंसी होती है। तो मैंने 3 आपको इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल बताए जिसके बेस पर हमारा सामूहिक बिहेवियर तय होता है। एक हुआ एम्पैथी, जो कि इंडिविजुअल होती है, अक्सर सामूहिक नहीं होती।
दूसरा होता है अल्ट्रुइज्म, परोपकार। तीसरा होता है समूह बनाने की प्रवृत्ति। और तीनों इन प्रवृत्ति में क्लैशेस भी होते हैं, मतलब इनका बैलेंस जो है, क्योंकि कुछ कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। लेकिन हम आज के जो मानव हैं, आज के जो मनुष्य हैं, ऐसी बहुत सारी प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट जो कि आज के देश या आज की सामाजिक व्यवस्था के लिए खराब है, उनको कंट्रोल कर पाएं वेरियस कानूनों से भी और अवेयरनेस से भी, सेंसिटाइजेशन से भी। तो इसी तरह का ये जो, यदि ये अवेयरनेस है, क्योंकि आप लोग सब साइंस के स्टूडेंट्स हो, यदि ये हमारे भीतर ये अवेयरनेस है कि छोटे छोटे समूह बनाने की प्रवृत्ति और फिर आधिपत्य बनाने की प्रवृत्ति मुझ में एक तरह की एनिमल इंस्टिंक्ट है, जो कि बहुत सारे जंगल के एनिमल समूह में भी दिखाई देती है, तो मैं इसको कर्ब कर सकता हूँ, मैं इसकी सीवियरिटी को तो डाउन कर ही सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने एक एग्जाम्पल के लिए मैंने देखा, बहुत सारे कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूट देखे हैं, हम लोग वेरियस कॉलेजेस में एग्जाम लेने जाते हैं, तो मैंने देखा आज भी इतने टॉप रैंक वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, तेलंगाना ग्रुप, महाराष्ट्र ग्रुप, पता नहीं कौन कौन से राज्य, चेन्नई ग्रुप, मध्य प्रदेश ग्रुप, गुजरात ग्रुप, इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और उस समूह में ही खाना पीना, बैठना उठना, सेलिब्रेट करना रखते हैं। जबकि आपको मैं बताऊं, बहुत साल बाद जब मेरी एज में, डॉक्टर विकेश की एज में आओगे, जब आपका बैचमेट होगा, तब ये सब एक भी बात आपके दिमाग में नहीं होगी। आप उस नॉस्टैल्जिया को जियोगे 2024 बैच के, जो कि सब चीज़ों के डिफरेंसेस को मिटा चुका होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें ज़रूरी है इसको समझना कि हम हार्डवायर्ड हैं कुछ ऐसी बेसिक इंस्टिंक्ट के लिए जो आज की दुनिया के लिए बहुत अच्छी नहीं है। हम हार्डवायर्ड हैं ऐसी बेसिक इंस्टिंक्ट के लिए जिनको हम यदि प्रोपेगेट करें तो हम बेहतर पीसफुल एनवायरनमेंट, पीसफुल दुनिया बना सकते हैं। जो कॉलेज कैंपसेस होते हैं वो मिनी भारत होते हैं। भारत से ज़्यादा डाइवर्स देश तो कोई है नहीं, हर थोड़ी दूर पर लैंग्वेज बदल जाती है। तो ये मिनी भारत है जहाँ पर हर कल्चर के प्रोफेसर्स हैं, आपके हर कल्चर के स्टूडेंट्स हैं। और जो जबलपुर है इसे संस्कारधानी बोलते हैं। संस्कारधानी क्यों है ये? क्योंकि मैंने बचपन से देखा यहाँ जैसी स्वीकार्यता है, जैसी एक्सेप्टेबिलिटी है दूसरे किसी भी कल्चर के लिए, शायद ही किसी शहर में हो। उसकी वजह शायद ये ओशो की नगरी है, शायद ये महर्षि योगी की नगरी है। यहाँ पर हरिशंकर परसाई जैसे शानदार साहित्यकार, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे शानदार साहित्यकार, कवित्री हुए हैं। दूसरा एक रीजन शायद मुझे लगता है इसके रूट में मैं जब जाता हूँ कि जबलपुर में इतनी बेहतरीन एक्सेप्टेबिलिटी क्यों है कि हमारे कुछ जेडीए प्रेसिडेंट किसी और कहीं दूसरी भाषा के लोग बने, कहीं कलकत्ता से बंगाली, मेरे बैच में एक बंगाली जेडीए प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। तो क्यों है ये? तो उसकी एक वजह मुझे लगती है यहाँ जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बहुत पहले से है और उस सेंट्रल इंस्टीट्यूट में होने की वजह से वहाँ फैमिलीज आती हैं हर कल्चर की, और उनका जो पेनिट्रेशन है विभिन्न कॉलोनीज, मोहल्ले में, खरीदारी में, इन सब में होता है। इस वजह से भी यहाँ पर साहित्यकार, नर्मदा नदी हमारी, और इन सब वजहों से यहाँ स्वीकार्यता ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर आने वाले किसी साउथ इंडियन बच्चे को जाकर ठाकुर के समूह से जरूर खिलवाएं, ठीक है। कभी जमाका की चाय ज़रूर पिलवाएं यदि वो बहुत इंटीरियर किसी चेन्नई के एरिया से आया है तो, ठीक है। यहाँ पर भेड़ाघाट की उसको वादियाँ दिखाएं और उसको ये दिखाएं कि उसके मन में इतनी पॉजिटिव वाइब्स भेजें जबलपुर से या मध्य प्रदेश से कि जब वो वहाँ पर जाए तो कभी यहाँ का बच्चा जब जाए तो वो उतना ही अपनापन दे, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूँ, एक आप लोगों से क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। उसके पहले मैं बता दूँ कि हमारी जो नैतिकता होती है ना, नैतिकता इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होती है, हर जेंडर टू जेंडर डिफरेंट होती है। लड़कियों की मॉरल वैल्यूज़ लड़कों की मॉरल वैल्यूज से कई बार बहुत अलग है। कई बार विद इन द आजू बाजू बैठे वाले कई दो दोस्तों की मॉरल वैल्यूज टोटल अलग हो सकती हैं। किसी के लिए एक सिप ऑफ अल्कोहल लेना बहुत ही इमोरल है, किसी के लिए टुन हो जाना भी इमोरल नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है मॉरल वैल्यूज में, जो मैन मेड मॉरल वैल्यूज हैं, ठीक है। नैतिकता हर थोड़ी देर में बदल जाती है, तो वो रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज, क्षेत्र वाइज, रेस वाइज तो बदलती ही बदलती है।
आप यहां से यदि 50 किलोमीटर दूर के गांव में अंदर चले जाएं तो वहां पर मॉरलिटी की डिफरेंट डेफिनेशन आपको दिखाई देगी। हो सकता है कि वहां पर फेस दिखाना, घूंघट नहीं लेना इमोरल हो, ठीक है। तो कई मैनमेड इमोरलिटी के बीच में एक यूनिवर्सल मॉरलिटी की डेफिनेशन है, जो कि यहां से लेकर आप अमेजन के जंगल तक भी चले जाएं, न्यूयॉर्क से लेकर अमेजन के जंगल तक चले जाएं या बस्तर के आदिवासी क्षेत्र में चले जाएं, सब जगह आपको ये यूनिवर्सल मॉरलिटी की डेफिनेशन दिखाई देगी। वो डेफिनेशन कोई बताने की कोशिश बता सकता है मुझे क्या हो सकती है? कि जहां जो नैतिकता की ट्रू डेफिनेशन जो कि हमें इवोल्यूशनरी है, जो हमारे ह्यूमन का हिस्सा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल काइंड ऑफ अदर डिफरेंसेस विच मैन हैज ऑलरेडी मेड। कोई गैस करेगा? गलत होगा तो कोई बात नहीं, मैं गलत आंसर से बहुत खुश होता हूं। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन किसी ने उठकर यदि 5 बोला तो वो लड़का ज्यादा आगे जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आजकल की दुनिया कॉन्फिडेंस, भले थोड़ा गलत हो, उसको ज्यादा अप्रिशिएट करती है, ठीक है। नॉलेज तो करेक्ट हो सकता है बाद में, कॉन्फिडेंस जो है ना, कि गलत को भी मैं ठीक है मैं डिस्कस आउट करूंगा, तो किसी को 2 और 2 5 पता हो तो वो उठ के बोले, मैं अप्रिशिएट ही करूंगा उसको। तो इसलिए गलत आंसर वालों को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि यार क्या आंसर दिया है। यदि मैं पूछूं कि समुद्र में कौन कौन से जीव होते हैं और तुम उठकर बोल दो डायनासोर होते हैं, तो मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा, ठीक है। कि तुम्हें ये कॉन्फिडेंस है कि अपने गलत, मतलब यू आर नॉट लाइक वेरी सेल्फ कॉन्शियस अबाउट इट, ठीक है। तो मेरा क्या क्वेश्चन था? मॉरलिटी की यूनिवर्सल डेफिनेशन। तो कोई ट्राई करेगा कि मैं ही बोलूं? यस, वेल डन, वेरी वेरी गुड। मानवता, वेल डन वेल डन, बहुत करीब बहुत करीब। मानवता को डिफाइन कर सकते हो? हाँ 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 हाँ, यस यस यस, वेल डन वेल डन वेल डन। ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। क्या नाम है बेटा? यस, योगेश, वेल डन योगेश। योगेश ने आंसर किया मानवता। तो मैं इसको थोड़ा सा और फाइन रिफाइन कर देता हूं, डिफाइन कर देता हूं। तो मॉरलिटी की जो यूनिवर्सल डेफिनेशन है ना, वो है म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, जियो और जीने दो। ये हर ह्यूमन बीइंग में है, हर जगह है। इसको कितना भी आप दूसरी तरह से ऑल्टर करने की कोशिश करो, ठीक है। जहां हम ह्यूमन बीइंग ये चाहते हैं कि जो व्यवहार मेरे साथ ना हो, मैं दूसरे के साथ नहीं करूंगा। यदि मैं अपने ऊपर वायलेंस नहीं चाहता तो मैं दूसरे पर वायलेंस नहीं करूंगा। मैं अपने ऊपर अपमान नहीं चाहता तो दूसरे पर अपमान नहीं करूंगा। जब ये आधुनिक संविधान, कानून, देश की व्यवस्था नहीं बने थे, तब भी सक्सेसफुली ह्यूमन स्पीशीज, होमोसेपियंस, इस मॉरलिटी की वजह से सरवाइव करते रहे कि जियो और जीने दो। ये हम सब में है और इसको आपको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, इसको सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है, और बाकी जितनी भी मैन मेड मॉरल डेफिनेशन है वो खुद तक रखने की ज़रूरत है। जब सामूहिक रूप से हो हम, तो हम इस डेफिनेशन पर ज़्यादा वर्क करें कि जियो और जीने दो, ठीक। तो मैं अब आपसे एक, मेरे साथ साथ आप सब बोलोगे और मैं इसको फिर कंक्लूड करूँगा, ठीक है। तो पहला तो मैसेज यही है कि हम किसी भी कल्चर से आए हों, कोई भी खान पान हो, कोई भी भाषा हो, हम 2024 बैच के MBBS स्टूडेंट हैं और UG में हुई फ्रेंडशिप से बड़ी फ्रेंडशिप कभी नहीं हो पाती, कभी नहीं हो पाती है। मतलब वो बॉन्ड बनना बहुत मुश्किल होता है PG में, वो बाद में जाके रेयर होता है। तो आप देखोगे कि ये जो जर्नी है 5 इयर्स की, इसमें आपको स्ट्रेस भी आएंगे, एग्ज़ाम स्ट्रेस भी होगा, फेलियर्स भी होंगे, दोस्तियाँ भी होंगी, ब्रेकअप्स भी होंगे। ब्रेकअप्स पर कुछ दोस्त हंसेंगे भी, बहुत मज़े भी लेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ होगा। ये सारी जर्नी आप एक साथ तय होते हुए जब तय करोगे, तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये कभी भी भूला ना जा सकने वाला बॉन्ड होगा। एक छोटे छोटे सेंटेंसेस याद होते हैं बैचमेट्स के। एक बार डॉक्टर विकेश और मैं एनाटमी टेबल पर एक ही डिसेक्शन हॉल में थे, तो एक शियाटिक नर्व, विकेश वॉज रियली आउटस्टैंडिंग इन डिसेक्शन ऑल्सो, ही वॉज टॉपर, ठीक है। तो मैं बड़ा पढ़ के आया उस दिन, मतलब मैंने सोचा इसको पीछे करूँगा,
ठीक है। मतलब आज मैं परफॉर्म करूंगा, तो वो एक कुछ नर्व जैसे वहां पर कुछ मैं पढ़ के आया था कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट में सियाटिक नर्व जा रही है ये वो, और जैसे चित्र होते हैं हमारी बुक्स में, और मैंने बड़े कॉन्फिडेंटली बोला ये सियाटिक नर्व है, तो विकेश बोला नहीं नहीं ये नर्व ही नहीं है। ठीक है, तो बोला मैं एग्जैक्ट सेंटेंस बता रहा हूँ, जैसे दोस्त लोग बोलते हैं तू बेवकूफ़ है, ठीक है, और वो ना एक्चुअली फैट का बड़ा सा ऐसे लेयर थी जो कलेक्टेड होकर ऐसी बनी हुई थी, और मैं इतना बेवकूफ़ था कि वो नर्व, मैं उसको एक नर्व आइडेंटिफाई कर रहा था। ठीक है, विकेश वॉज सो गुड। अब ये बताओ कि 30 साल हो गए हम लोगों को, मुझे ये एक एक डायलॉग याद है, सीन याद है, ऐसे उसको भी मेरे कुछ सीन्स याद होंगे। ठीक है, तो ये है 5.5 साल की जर्नी जिसमें किसी भी कल्चर के लोग आए हों। अब इसके मैं मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट पर भी बात कर लेता हूं। जब आप इस थॉट प्रोसेस के होते हो जहां पर आप जियो और जीने दो के सिद्धांत पर जीते हो और सबको खुले मन से एक्सेप्ट करते हो और जजमेंटल नहीं होते हो, उसकी किसी भी लैंग्वेज एक्सेंट, हिंदी का है, इंग्लिश का है, हिंदी नहीं आती है, या किसी का पर्टिकुलर भाषा का है, खान पान है, जब जज नहीं करते हो तो मटेरियलिस्टिक क्या फ़ायदे होते हैं आपको? ऐसे लोग, एक बात बताऊं, मेडिकल प्रोफेशन में आने वाले समय में सिर्फ एकेडमिक्स की वजह से, जैसे डॉक्टर विकेश ने भी बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, और जो बताई हैं ना वो एक्चुअली मैं सुन रहा था जब, तो ये इसका रियलाइजेशन आपको कई सालों बाद होगा कि कितनी डीप है वो। उन बातों में साइंस था, मोटिवेशन था, और उससे बढ़कर फिलॉसफी थी। वो उनका रियलाइजेशन आप बाद में करोगे जब इस जर्नी से गुजर जाओगे, जब डायरेक्ट पेशेंट इंटरेक्शन करने लगोगे। मटेरियलिस्टिक फायदे इस सिद्धांत के ये होते हैं कि आप, अब मैं किसी भी देश में जाऊं, हमारे बैचमेट्स विभिन्न देशों में हैं, भारत के विभिन्न हिस्सों में, भले उससे मेरी वेरी क्लोज फ्रेंडशिप नहीं हो रही हो, यूजी में कॉर्डियल रिलेशन रहे हो, ना भी रहे हो, कॉर्डियल भी ना रहे हो, हमारी बहस भी हुई हो, बावजूद उसके आज मैं एक मैसेज ड्रॉप कर दूं ना कि ऋतिक मैं ऑस्ट्रेलिया आ रहा हूँ, आई एम वेरी मच श्योर ही विल टेक केयर ऑफ मी। मैं यूएस चले जाऊँ, वहाँ पर कोई ना कोई मुझे मिल जाएगा। मैं दिल्ली चले जाऊँ, मुंबई चले जाऊँ, बस बता दूँ उनको कि मैं आ रहा हूँ, भले हमारी बहुत क्लोज फ्रेंडशिप नहीं हो, सॉल्व हो जाएगा। मेरा कोई पेशेंट, मेरा कोई फैमिली मेम्बर उस शहर में है और मैं फ़ोन कर दूँ कि यार मेरे को एक न्यूरो सर्जन की ज़रूरत है, हेल्प कर देना, मुझे बस इतना बोलने की ज़रूरत है, मैं आराम से रिलैक्स होकर बैठ सकता हूँ, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ये मटेरियलिस्टिक एडवांटेज हैं। आपने इंटीरियर कल्चर्स जब देखते हो, आप डिफरेंट कल्चर्स में रहते हो, डिफरेंट भाषाओं को महसूस करते हो। साउथ इंडियन डोसा जो है ये हमारा मध्य प्रदेश का वर्जन है, लेकिन ऑथेंटिक डोसा किसी केरल के घर या चेन्नई के घर में जाकर आप किसी के घर में, फ्रेंड के घर में खाते हो, वहाँ पर जब वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के गांव, वहाँ के रहने का तरीका, कपड़े पहनने के तरीके, ये सब देखते हो तो आपका हॉरिजन ब्रॉडन होता है ब्रेन का। और हम सब एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, अब हम सब एक ही दुनिया के हिस्से हैं। और क्यों हम छोटे छोटे समूह बनाएं जब हम इतने बड़े समूह के हिस्से हैं जिसे भारत नाम का देश बोलते हैं, जो डाइवर्स है। और उससे भी बढ़कर जो उस बच्चे ने आंसर किया, हम क्यों ना उस बड़े समूह का हिस्सा बने जिसे मानवता कहते हैं। तो मेरे साथ बोलोगे, हम सब एक बहुत बड़े समूह के हिस्से हैं, जो इस यूनिवर्स में कोई और समूह नहीं, और वो समूह है मानवता का। थैंक यू वेरी मच। और जब ये स्टेज आ जाती है तो इससे बियॉन्ड जाने की ज़रूरत होती है। वो ये कि सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग नहीं, हमारे साथ कोएग्जिस्ट करने वाले एनिमल्स, पेड़ पौधे, इन सब के प्रति भी हमारे मन में करुणा भाव हो, इन सबको भी हम व्यर्थ में नुकसान ना पहुंचाएं, तो वो भी हमारे हिस्से हैं। आपको आश्चर्य होगा कि हमारा डीएनए प्लांट से भी मिलता है। चिंपांजी से तो 99% तो आप लोग चिंपांजी हो, पूंछ वगैरह बस हटा दो, ठीक है, तो 99% तो हम डीएनए मैच करता है हमारा चिंपांजी से। लेकिन दूसरे एनिमल्स में जब हम जाने लगते हैं तो इट्स लाइक 70-80% तक मैच करता है, मक्खी से 40% मैच करता है। डू यू नो दैट? क्योंकि हम इवोल्यूशनरी एक ही सेल से बने हुए हैं, तो इसलिए हम क्यों
छोटे छोटे प्रिमिटिव समूह बनाए, फर्स्ट हॉस्टल, सेकंड हॉस्टल, ये ये राज वो राज वो राज। हम बड़े समूह के हिस्से हैं। सबसे बड़ा समूह, नेक्स्ट समूह 2024 हमारा बैच, दूसरा हमारा देश, तीसरा मानवता, और फोर्थ ये पृथ्वी। थैंक यू वेरी मच। अभी अव्यक्त जो है बहुत साधारण और सिंपल लगेगा आपको अपनी बातों से, बट आप लोगों को ये रियलाइजेशन शायद नहीं होगा कि क्या होता है, बहुत बार कुछ लोग कुछ बातें कह रहे होते हैं तो उसमें वजन कितना होता है, जब हम छोटे होते हैं तो नहीं पहचान पाते। शायद ये 30 मिनट्स के लिए जो अव्यक्त ने बोला है, इसने 5 चीज़ मुझे सिखाई हैं। वो अभी जो कह रहे थे ना कि विकेश ने ऐसा बोला था, मुझे आज भी याद है। तो इसमें मैंने अपना एसक्यू थोड़ा सा एलिमेंट लगाया। मैंने बोला शायद मैंने इसको हर्ट किया था उस दिन। ज़्यादातर वो बातें याद होती हैं हमको जो हर्ट करती हैं किसी को। मैं खुद से डिसअपॉइंटेड था एक्चुअली। तो ये बात को समझिए कि कितना आपका एक कैजुअल स्टेटमेंट हो सकता है जो लाइफ लॉन्ग किसी को भी याद हो सकता है। वो आज उसको प्रस्तुत ऐसे कर रहे हैं। ना ही एक्चुअली मैंने बुरा बोला था, मैंने, तो यू डिडंट, यू नेवर। तो कहने का मतलब है ये सेंसिटिविटी हमें डेवलप करने की जरूरत है एक दूसरे के प्रति। यही इन्होंने बताया, एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव होना जरूरी। यू हैव अ गुड टाइम। और लास्ट में जैसे हम दोनों ने अपने कॉलेज का नाम रोशन किया है और ये सब कुछ छोड़ के इधर आए हैं, हम लोग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर छोड़ के इधर आए हैं। आप भी ऐसे ही करो, किसी दिन हम लोग शान से कहें ये हमारा स्टूडेंट है। बहुत सारे बड़े बड़े और अच्छे डॉक्टर छुपे हुए हैं इसमें। आई एम वेरी मच श्योर, एंड मे बी ऑल ऑफ यू।